नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो लगातार क्लास हम चला रहे हैं पीईटी 2022 के लिए, उसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। यानी कि 1991 में जो एलपीजी आपके रिफॉर्म लाए गए थे उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यह जो आपका टॉपिक है पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है, अभी तक जितनी भी क्लासेस पीईटी 2022 के लिए ली गई हैं उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सारे जो कंटेंट आपके सामने लिखे गए हैं ये सारे कंटेंट आपको पीईटी 2022 के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ये सारी जो पीडीएफ आपको दी जाएंगी ये पीडीएफ आपकी पेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 पॉइंट जो इस टॉपिक से लगातार पूछे जाते हैं और नई आर्थिक नीति से रिलेटेड की यह जो नई आर्थिक नीति इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था और किस वर्ष में यह नई आर्थिक नीति आई थी और उस समय किसकी सरकार थी। ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कम से कम इनको आप याद रखिएगा। तो इस नीति को, यह जो नई आर्थिक सुधार की नीति थी, इसको प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा जो है यह जो नई आर्थिक नीति थी 1991 की, इसको प्रस्तुत किया गया था। तथा इस समय सरकार किसकी थी, तो इस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब 1991 में जो आर्थिक सुधार लाए गए थे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि 1991 तक आते आते भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में इंडिया फंस चुका था 1991 तक आते आते। इसका कारण क्या था कि भारत में जो उद्योग धंधे थे उनके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा नियम कायदे कानून लगाए गए थे, जिस कारण से भारत में जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास तेज़ी से नहीं हो पाया था। इसके अलावा बाहरी कंपनियों को भारत में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम कानून का पालन करना पड़ता था, जिस कारण से जो बाहरी कंपनियां थी वे भारत में निवेश नहीं कर पाती थी। इन्हीं सब कारणों से 1991 तक आते आते भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ष 1991 से पूर्व भारत की आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना था कि नियमन और नियंत्रण के लिए इतने सारे नियम और कानून बनाए गए थे जिसके कारण भारत का जो आर्थिक विकास था यह रुक गया था। 1991 से पहले आपका लाइसेंस राज चल रहा था। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी उद्योग धंधे के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाता था उस समय। बहुत सारे आपको कायदे कानून को पास करना पड़ता था, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता था, तब जाकर बहुत मशक्क़त के बाद आपको लाइसेंस मिलता था किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए। यह मेन कारण था भारत में उद्योग धंधों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। तो इसी कारणों से जो है 1991 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। 1991 में जो है भारत को विदेशी ऋण का सामना करना पड़ा था। आपको पता होगा 1991 में जो है भारत के पास मात्र 15 दिन शेष का जो है विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। मात्र पेट्रोल डीजल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे इंडिया के पास। मात्र 15 दिन का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है शेष रह गया था 1991 के, मतलब 91 आते आते। इसका मेन कारण क्या था? 1991 की जो यह आर्थिक क्राइसिस थी, आर्थिक जो यह संकट आया था हमारे सामने, इसका मेन कारण था उस समय खाड़ी का युद्ध हुआ था। खाड़ी के युद्ध के कारण जो तेल थे इनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके अलावा खाड़ी के युद्ध के बाद जो है भारत का जो भुगतान संतुलन था वह भी काफ़ी बिगड़ गया था। तो ये सारी जो समस्याएं थी भारत के सामने 1991 तक आने लगी थी। तो इन्हीं सभी समस्याओं के कारण जो है भारत ने विश्व बैंक से मदद मांगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन सभी समस्याओं से उबारने के लिए भारत विश्व बैंक के पास जाता है। तो विश्व बैंक ने सहायता देने की बात करी, परंतु भारत के सामने विश्व बैंक ने
कुछ शर्तें रखी। तो ये शर्तें क्या थी? शर्तों में पहली शर्त थी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकॉनमी है, उसका उदारीकरण किया जाएगा। उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो इतने सारे उद्योग धंधों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून में रियायतें दी जाएंगी, छूट दी जाएंगी, नियम कानून को थोड़ा ढीला किया जाएगा, लचीला किया जाएगा। ये पहली शर्त थी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो भागीदारी, उस समय इंडिया की इकॉनमी बहुत ही कम थी, नगण्य थी, यानी कि निजी क्षेत्र बहुत ही कम इंडिया में था उस समय। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी और इंडिया में बढ़ाई जाएगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन पर छूट दिया जाएगा। और तीसरी शर्त वर्ल्ड बैंक ने क्या रखी कि भारत जो है WTO का मेंबर बनेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शर्तें थी जो विश्व बैंक ने भारत के सामने रखी, और इन शर्तों के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को $7 बिलियन का ऋण दिया। तो कुछ समय के लिए भारत को राहत मिली। तो इसके बाद भारत ने जो है उपरोक्त शर्तों को मान लिया, और उपरोक्त शर्तों को मानने के बाद भारत ने जो है WTO की सदस्यता भी ले ली। 1 जनवरी 1995 को, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को भारत ने WTO की सदस्यता को भी ग्रहण कर लिया। और 1991 की जो आर्थिक नीति थी उसको पहले ही घोषित किया जा चुका था। तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, इसके 3 आयाम थे, 3 डायमेंशन थे। कौन कौन से? एक था निजीकरण, दूसरा था उदारीकरण, और तीसरा था विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। आगे इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि LPG रिफॉर्म्स आने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो इस LPG रिफॉर्म को लाने का क्या कारण था, मैंने आपको बता दिया है कि 1991 से पहले क्या क्या नियम कानून हुआ करते थे भारतीय उद्योग धंधों को चलाने के लिए। उन्हीं नियम कानून के चलते ही जो भारत का आर्थिक विकास था वह रुक गया था, और 1991 आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह संकट में पड़ गई थी। इसी संकट के चलते इस नई आर्थिक नीति को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो नई आर्थिक नीति हमारी आई थी और इसके मुख्य क्षेत्र क्या थे, क्या क्या एरिया थे इसके, तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेशी नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र नीति। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, एरिया थे आपके नई आर्थिक सुधार नीति के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब ज़्यादातर हमारा फोकस इसमें है LPG रिफॉर्म्स पर, निजीकरण पर, उदारीकरण पर और ग्लोबलाइजेशन पर। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं और इनके आने से आगे हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ती है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण का मतलब क्या है? मुक्त होना, यानी कि उदार बनना, लिबरल बनना। मतलब जो भी उस समय कायदे कानून जटिल हुआ करते थे, नियम कानून जटिल हुआ करते थे उद्योग धंधे के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनमें ढील दी गई। और जब यह रिफॉर्म लाया गया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्थिक सुधार के तहत यह मुक्ति लाइसेंस राज की बेड़ियों से भी थी जो भारत में आर्थिक विकास से रुकावट पैदा कर रहे थे। तो उदारीकरण के चलते जो लाइसेंस राज था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, नियम कानून में बहुत सारी ढीलें दी गई। तो इस उदारीकरण के चलते जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव पड़ा लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण नए उद्योग धंधे भारत में आने लगे, FDI भी आपका भारत में आने लगा। इसके अलावा जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स थे ये भी जो है अपनी कंपनियों को चलाने लगे। प्राइवेट सेक्टर भी आगे उद्योग धंधों में जो है रोल प्ले करने लगे जब यह लाइसेंस राज खत्म हो गया। इसके बाद इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो सरकारी कंपनियां थी सिर्फ वही मार्केट पर कैप्चर किए रहती थी। प्राइवेट सेक्टर को जो है मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम कानून का पालन करना पड़ता था। तो जब यह लाइसेंस राज खत्म हो गया तो प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट में अपना रोल प्ले करने लगी। इसके बाद भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाओं और IT उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, यानी कि इस उदारीकरण के चलते भारत जो है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, सर्विस की इंडस्ट्री में और IT उत्पाद की इंडस्ट्री में जो है
विश्व में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है वर्तमान में। यानी कि इन सभी सेवाओं का जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है तेजी से आगे बढ़ रही है। यह सब किसके कारण हुआ? तो उदारीकरण के ही कारण हुआ, लिबराइजेशन के कारण ही हुआ। इसके बाद सेबी एक्ट को भी इसी के तहत लाया गया था, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1992 में जो है सेबी एक्ट भी लाया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इससे पहले जो है 1988 में जो है सेबी की स्थापना की जा चुकी थी, परंतु यह एक बॉडी यह एक कानूनी संस्था नहीं हुआ करती थी, सिर्फ इसकी स्थापना कर दी गई थी। परंतु इसके लिए बाकायदा जब 1991 की नई आर्थिक नीति लाई गई थी, तो नई आर्थिक नीति के बाद इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1992 का सेबी एक्ट। तो यह जो स्टॉक मार्केट था उसको रेगुलेट करता था। इसके बाद निवेशकों के लिए जो है राजनीतिक जोखिम को कम किया गया इस उदारीकरण के माध्यम से। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़े थे उदारीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा था, निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था? तो ऐसी सरकारी कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही थी, जिनका कोई भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं था, उनका अब जो है निजीकरण के माध्यम से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाने लगा। मतलब कि जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थी उनका कुछ परसेंट शेयर या आधा शेयर निजी कंपनियों को बेच दिया गया, जिसके चलते जो निजी कंपनियां थी वे इनकी मालिक बन गई और इनका संचालन करने लगी, जिसके चलते बाद में जो घाटे में चल रही थी सरकारी कंपनियां वे भी मुनाफा कमाने लगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। निजीकरण का अर्थ है घाटे में चल रहे सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश करना। विनिवेश का मतलब होता है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि मान लीजिए किसी सरकारी कंपनी में 100% हिस्सा जो है सरकार का है, तो उसमें से 20% या 30% का जो हिस्सा है वो निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए, जिसके चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था है थोड़ी तेजी पकड़ ले, या ये जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं इनका घाटा कम हो सके और इनका संचालन प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो उद्यमी हैं वो कर सकें, जिनसे ये कंपनियां भविष्य में मुनाफा कमाने लगे। तो ये सभी स्टेज आपके जो हैं निजीकरण के तहत उठाए गए थे। इसके बाद जो कुछ सरकारी कंपनियां थी उनको जो है उद्योग का भी दर्जा इस नीति के तहत दिया गया था। जैसे महारत्न कंपनियां हो गई, ये सभी अभी भी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन जो है इनको उद्योग का दर्जा अब दे दिया गया था। तो महारत्न कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल हो गई, इनको महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके बाद नवरत्न कंपनियां हो गई, मिनी रत्न कंपनियां हो गई, इनको जो है उद्योगों का दर्जा दिया गया। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे? तो 1991 से पहले जो है हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी? हमारी अर्थव्यवस्था जो है क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। बाहरी कंपनियों को जो है भारत में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम और बहुत ही ज़्यादा कानून का पालन करना पड़ता था। बहुत सारे जो है स्टेप फॉलो करने पड़ते थे अगर आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सभी मजबूत नियम और कानून के चलते जो एफडीआई था वह भारत में नहीं आ पाता था। भारतीय कंपनियां जो हैं भारत में निवेश नहीं कर पाती थी, जिससे भारत का आर्थिक विकास 1991 आते आते रुक गया। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था बनी हुई थी 1991 से पहले, इसको अब खोल दिया गया। अब बाहरी कंपनियां भारत में निवेश कर सकती थी, बाहरी कंपनियां भारत में अपना पैसा लगा सकती थी, अपनी कंपनी को स्थापित कर सकती थी, जिसके चलते भारत में रोजगार पैदा हुआ और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यानी कि विदेशी जो उद्यमी थे वे भी अब भारतीय धरती पर आ गए और अपना व्यापार करने लगे। ये सब किसके कारण से हुआ? तो वैश्विकरण की नीति के कारण हुआ। 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसके कारण। तो अब इससे क्या फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ? तो निर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया है भारत ने। इसी के चलते इसके अलावा एफडीआई भी भारत में जो है लगभग काफ़ी अच्छा खासा आने लगा है। एफडीआई यानी कि जो भारतीय कंपनी मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं आपको हर सेक्टर में मिल जाएंगी, हर जगह पे आपको विदेशी कंपनियां भारत में मिल जाएंगी। ये आपका वैश्वीकरण के ही कारण हुआ, 1991 की नीति के कारण हुआ। इसके अलावा रोजगार में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही हैं सभी विदेशी कंपनियाँ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा वित्तीय प्रवाह भी भारत में अब देखने को मिलता है। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है अब काफ़ी अच्छा खासा हमेशा बना रहता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 1991 में सिर्फ 15 दिन का बचा था, यह ग्लोबलाइजेशन के कारण ही अब
स्थिर रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये आपका ग्लोबलाइजेशन के ही कारण संभव हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी, इसमें भी भारत ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है इस वैश्वीकरण की नीति के कारण ही। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें संभव हो पाई थी एलपीजी रिफॉर्म के कारण। भारत ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत किया एलपीजी रिफॉर्म के चलते, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। तो यह आपका टॉपिक था और इकोनॉमिक्स का 1991 में जो भी आर्थिक सुधार किए गए थे और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था भारत में हुई, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम पीटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।